Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पियाजे की थियरी है और ये है टॉपिक 3 आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये वीडियो भी सेशन भी थर्ड ही है। पियाजे की थियरी में क्वेश्चंस इस बार बहुत आए हैं। जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आते थे मैक्सिमम। एक ही क्वेश्चन आता था, एक पियाजे से आ गया, एक वाइगॉस्की से आ गया, एक कोहलबर्ग से आ गया और 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आ गया। कभी इन तीनों में से किसी एक से ज्यादा दे दिया तो 4 नंबर तक, और एक कंस्ट्रक्टिविज्म पे, तो तीनों मिला के 5 नंबर हो जाते थे। अभी वो चीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। पियाजे से ही मैंने कई सारे पेपर में, ये इस बार के हम जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं 2023 में, अभी वेबसाइट पे सीटेट की अपलोड नहीं हुए हैं, बट जल्दी ही हो जाएंगे, है ना। तो वो, हालांकि उससे आपको टेंशन नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ ही ये सारे ऑनलाइन पेपर्स डिस्कस कर रही हूँ, जो जनवरी और फरवरी 2023 तक खत्म हुआ है पेपर, दिसंबर से शुरू होकर के। तो इस बार एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि कोई भरोसा नहीं है। प्याजे, अकेले प्याजे से 3-3 क्वेश्चंस हैं, 4-4 क्वेश्चंस हैं। 3 तो बहुत ही कॉमन है कि 3 क्वेश्चन प्याजे से, एक 30 नंबर के उसमें, तो 10% क्वेश्चन प्याजे से, उस तरह से देखें तो। खैर, देखते हैं फटाफट से। फटाफट से समझेंगे ये कौन सी शिफ्ट का पेपर है। बहुत अच्छे अच्छे तरीके वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ एकदम इजी क्वेश्चंस हैं प्याजे से। 13 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, यानी पेपर 1, पेपर 2 दोनों के ही क्वेश्चंस हैं। लगभग सभी शिफ्ट्स को शामिल करने की कोशिश रहती है। 47% लोग जवाब क्या दे रहे हैं? सी ऑप्शन। यानी वो कह रहे हैं कि ये ए तो सही है बट आर फॉल्स है। बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया। देखते हैं कथन क्या है। अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजेस थियरी इज द कंसिडरेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स। भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे सक्रिय होते हैं? इस बात पे किसी को क्रिटिसाइज कर दें आप, इस बात पे किसी की आलोचना कर दें आप। प्याजे को क्रिटिसाइज किया गया है, हर व्यक्ति को किया जाता है। आप ईश्वर बन जाइए इस देश में, दुनिया में, तब भी आपको, आपकी आलोचना होना संभव है। कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ लेंगे लोग। लेकिन प्याजे की आलोचना इस बात पे नहीं है कि उन्होंने बच्चों को सक्रिय प्राणी कहा है, सक्रिय जीव कहा है, कि बच्चे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कहा है। इस बात पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ प्याजे का। ये एक पॉजिटिव बात है कि बच्चे एक्टिवली दुनिया की समझ विकसित करते हैं, है ना। मेरे आसपास एक 8 महीने का बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा भी, उसको फोन कहीं रखा हुआ दिख जाए, उसको कहीं की दिख जाए, उसको कुछ और दिख जाए, एक स्टेपलर दिख गया, तो वो कोशिश करता है पूरा खोजबीन करने की, हर चीज को लेकर के उत्सुक होते हैं बच्चे। एक्टिवली वहां तक पहुंचेंगे, खोलेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, जो भी वो कर सकते हैं। तो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे, ये बात प्याजे कहते हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। ये कोई क्रिटिसिज्म या आलोचना या इसको नेगेटिवली नहीं लिया जा सकता। तो ये क्रिटिसिज्म प्याजे का नहीं है, ये बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि प्याजे को इस बात पर क्रिटिसाइज किया गया है। तो आपका आंसर एकदम खराब हो जाता है, ए सही नहीं है। देखिए, पढ़िए तो सही कम से कम। इन्होंने कहा ये मेजर क्रिटिसिज्म है जीन प्याजे का, की थियरी का, कि बच्चे जो हैं एक्टिव बीइंग्स होते हैं। ये क्रिटिसिज्म नहीं है। प्याजे कहते हैं कि बच्चे एक्टिव बीइंग्स होते हैं, बट ये अपने आप में क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं यहां नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इसका रीजन क्या दिया है फिर इन्होंने, चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब बच्चे जो है निष्क्रिय होकर के सीखते हैं। बच्चे निष्क्रिय होकर के नहीं सीखते, बच्चे सक्रिय होकर के ही सीखते हैं। अगर ये बात सही होती कि प्याजे का क्रिटिसिज्म है कि बच्चे एक्टिव होकर सीखते हैं, इस बात पर क्रिटिसाइज किया गया उनको, तो फिर तो भैया आर भी सही हो जाता। अगर आप ये कहेंगे ए सही है तो फिर आर भी सही है, क्योंकि फिर आप एक्टिवली नहीं सीखते तो फिर तो पैसिवली ही सीखेंगे ना। तो ये दोनों ही बातें अपने आप में गलत हैं, ये दोनों स्टेटमेंट। तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है बात, या कोई दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में? तो डी ऑप्शन, मतलब दोनों ही कथन गलत है। कि प्याजे की ये प्रमुख आलोचना नहीं है, ये कोई आलोचना का हिस्सा नहीं है कि उन्होंने कह दिया बच्चे सक्रिय होते हैं और निष्क्रिय रूप से सूचना को सीखा जा सकता है, ये भी बात गलत है। दोनों बातें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप तो पहले ही क्वेश्चन में ढेर हो गए, जबकि मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया था। मैं जो आपको 8th क्वेश्चन दिखा रही थी ना, वो क्वेश्चन मैंने नंबर 1 पे रखा था कि इसको आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग और प्याजे में क्या समानता है। मुझे लगा ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट पे डालूंगी, आप कहोगे यार क्या है ना। कई बार मेरे मूड की बात होती है कि कई बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन डाल दिया ऐसे ही, कई बार रैंडम ही चलते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है यार इजी डालते हैं, ट्राई बॉल की तरह, और ये इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें ही आप लोग लोटपोट हो गए। और अगर 8th डाल देते, वो भी इजी है बट फिर तो दिक्कत हो जाती। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं और हम वो फैक्टर्स सालों साल से डिस्कस कर रहे हैं, जब कोई डिस्कस नहीं किया करता था। कौन से 4 फैक्टर्स हैं? प्याजे की 4 स्टेजेस के अलावा 4 फैक्टर्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं प्याजे की थियरी में। FFOE याद आ रहा है किसी को?
FFOE है नहीं, FFOE तो क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैं। आपके जो ये 4 फैक्टर्स हैं, याद आ रहा है किसी को? एक शॉर्ट फॉर्म बताई हुई है इसकी, एक शॉर्ट फॉर्म बताई हुई है, ठीक है ना? नहीं, FFOE अलग है, मीका कह रहा है कोई। SPCF तो स्टेजेस हैं, मैं एलिमेंट्स या फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, यही समझना जरूरी है, क्योंकि प्याजे के नाम पे सालों साल तक लोग सिर्फ फैक्टर्स ही स्टेजेस ही बताते थे, SPCF जो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फैक्टर्स भी हैं 4। इस पे भी चर्चा हम कई साल से कर रहे हैं, अब तो पेपर में पूछा जाने लग गया, तो मजबूरी है, सभी करेंगे। तो फैक्टर्स जो हैं MESE, अब सही उत्तर आना शुरू हो गया, इसका मतलब आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, पुराने वाली भी, क्योंकि अभी बैच में तो ये टॉपिक हुआ नहीं है। MESE, ठीक है ना? वो 4 फैक्टर्स हैं, उनमें से कौन सा आ रहा है? E फॉर एक्टिविटी नहीं होता, बट एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का ही दूसरा नाम है एक्टिविटी, ये मैं डिस्कस करती हूं आपके साथ। गतिविधि या अनुभव से बच्चा सीखता है। कंडीशनिंग की बात व्यवहारवादी करते हैं, और प्याजे कौन है? प्याजे एक रचनावादी हैं, संरचनावादी हैं, क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कहते हैं कि बच्चा स्ट्रिक्टली एक्टिविटी करके सीखता है, यानी अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये बात नहीं मानता कि हम कंडीशनिंग करा दें, किसी की आदत डलवा दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये है कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जिसमें रट्टा लगवाया जा सकता है, कंडीशनिंग कराई जा सकती है आपकी, जिसमें पैवलव, स्किनर, ये सब आपसे पूछे नहीं जाते हैं। लैंग्वेज, पियाजे लैंग्वेज के बारे में क्या बात करते हैं? पियाजे क्या इन 4 एलिमेंट्स में से लैंग्वेज है? नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है पियाजे ने ये कह दिया लैंग्वेज की कोई महत्ता नहीं है, खत्म है लैंग्वेज, ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन इन 4 एलिमेंट्स में लैंग्वेज नहीं आता है। रीइंफोर्समेंट, ये अपने आप में व्यवहारवादी एक कॉन्सेप्ट है। तो उत्तर सिर्फ एक बचा आपके हाथ में, एक्टिविटी। ये 2 से 3 शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर करके, ठीक है ना? गतिविधि। अब ये 4 फैक्टर्स कौन से हैं? 4 फैक्टर्स, तो ए ऑप्शन जिन्होंने दिया था उनका सही है, बाकी सब गलत हो गए। यहाँ पे लाइक शेयर आप साथ साथ करते रहेंगे। ये आपके शाम वाली क्लास हो गई, 1 मिनट रुक जाओ यार। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं, यहां हमें पता होना चाहिए पियाजे ने 4 फैक्टर्स दिए हैं, ऊपर लिखते हैं पियाजे, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी पीडीएफ में ही लगा करके। पियाजे एक तरफ है 4 फैक्टर्स, यानी 4 तत्व, 4 फैक्टर्स, इनकी थियोरी से पहले, स्टेजेस से पहले ये बात शुरू हो जाती है। और एक तरफ है 4 स्टेजेस, यानी चरण, जो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ये सब जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? 3 और 4। SPCF आपको पता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। SPCF ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक। इनसे पहले जो 4 फैक्टर हैं वो MESE, MESE। M फॉर क्या है? M फॉर है आपका, याद आ रहा है किसी को? नहीं, मैचुरेशन। मैचुरेशन बोले तो परिपक्वता, जो हेरिडिटी से प्रभावित होती है ना? कि बच्चा चलना कब सीखेगा? बच्चा चलना तब सीखेगा जब उसके पैरों में वो ताकत आ जाएगी, जब उसकी मांसपेशियों में वो ताकत आ जाएगी। वो कहां से आएगी? मैचुरेशन से आएगी। दांत आप जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते बच्चे के, वो एज के साथ निकलते हैं। बोलना एज के साथ सीखता है बच्चा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैचुरेशन की वजह से होती है। मैचुरेशन क्या है? एक परिपक्वता, एक आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हेरिडेटरी प्रोसेस है, जो आपकी जैविकता से निर्धारित होती है ना? भाई किसी चीज को सीखने के लिए यदि बच्चे का शरीर ही मैच्योर नहीं है, अभी उसकी टांगों में वो जान ही नहीं है, वो मैच्योरिटी ही नहीं है, तो वो चलना नहीं सीख सकता, क्योंकि इस पे मैच्योरिटी पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटेड होती है, हेरिडेटरी होती है। और ये मैच्योरेशन, परिपक्वता, यही वो परिपक्वता है जिसकी बात हम आजकल क्वेश्चंस में करने लगे हैं, KVS से लेके हर जगह, कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। लड़कियां जो हैं लड़कों से तीव्र गति से उनमें परिपक्वता होती है, उनका जो वृद्धि और विकास का रेट है वो ज्यादा है, परिपक्वता का रेट उनका ज्यादा है। इसलिए लगभग 1.5 से 2 वर्ष का अंतर है, इसलिए प्यूबर्टी भी पहले गर्ल्स में ही आएगी। देखिएगा, तो मैचुरेशन हो गया परिपक्वता। इसको आप दूसरी भाषा में यहाँ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट या जीन्स कह सकते हो, कि पियाजे जेनेटिक्स को महत्व देते हैं, हेरिडिटी को महत्व देते हैं, ठीक है। ई फॉर इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम भी आप लिख सकते हो, संतुलन। संतुलन वही है जो 2-3 दिन पहले क्वेश्चन किया था। एकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन, मतलब अडेप्ट कर ले, वो पूरी जो प्रक्रिया है वो एसिमुलेशन में ही आती है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें आते हैं अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, उस पर चर्चा करेंगे कभी। फिर आता है आपका सोशल एक्टिविटी या सोशल एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है पियाजे की कोई दुश्मनी है सोशल एक्सपीरियंस से, है ना, या सोशल इंटरेक्शन से, ठीक है, क्लियर है।
सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्सपीरियंस। सोशल इंटरेक्शन में बच्चा अपनी क्या समझ बनाता है उस पर फोकस प्याजे का ज्यादा है, वहीं वाइगॉस्की दूसरों से समझ करके हम क्या भरते हैं दिमाग में, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बोले तो अनुभव। इसी अनुभव को एक्टिविटी के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि आप एक्टिविटी करके ही अनुभव लेंगे। तो इसी की बात चल रही थी। इन चारों फैक्टर्स में लैंग्वेज नहीं है। हालांकि प्याजे ने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज की कोई महत्ता नहीं है, प्याजे कह रहे हैं हाँ ठीक है यार महत्वपूर्ण है, बट इन चार फैक्टर्स में लैंग्वेज की बात कहीं नहीं होती। ठीक, ये चार अपने आप में फिर बाद में आपकी स्टेजेस निकल करके आ जाती हैं। सेंसरी मोटर, जिसको गत्यात्मक कहते हैं हम, जन्म से 2 वर्ष। फिर आती है, इसको इंद्रिय गामक भी कह देते हैं, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो है 2 से 7 वर्ष। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये है 7 से 11 वर्ष। फिर हम आएंगे किस पे, फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि हाईएस्ट स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये है 11 से 15, या फिर 11 एंड अबव भी आपको लिखा हुआ कई जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15-16 तक जो मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है, बेसिकली एडोलेसेंस तक। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हमें हो रही है? हो रही हो तो बताओ, ठीक है ना। ये बेसिक सी बातें हैं। अब इक्विलिब्रियम जो ये हम यहां पढ़ रहे हैं, इसी का, क्योंकि हम इसको कई बार देखते नहीं है उस तरह से, अब इस इक्विलिब्रियम को 2 मिनट दे करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। इस इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस में, जिसको संतुलन कहते हैं, जो हमने अपने दिमाग में रिकॉर्ड किया है और जो दुनिया में हम देख रहे हैं, यदि वो दोनों संतुलन में है तब तो हम इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस में होते हैं, नहीं तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसइक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो इस इक्विलिब्रेशन में 2 चीजें आती हैं। एक है आपका अडेप्टेशन, कि आप दुनिया में अडेप्ट कैसे करेंगे। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक। और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन, की कैसे आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा, आपके स्कीमा को अपडेटेड रखेगा। स्कीमा क्या है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्ल्ड। आपके दिमाग में मानसिक चित्रण जो है दुनिया का, आपकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व समझ है, पूर्व ज्ञान है, वो सब दिमाग में जो स्टोर्ड होगा जिस तरह से, उसी को हम स्कीमा कह रहे हैं। आप मुझे पहचान पा रहे हैं क्योंकि आपके स्कीमा में कहीं ना कहीं हिमांशु सिंह का कोई तो एक कॉन्सेप्ट एडेड है, ठीक है ना बात। आप ये पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके स्कीमा में, स्कीमा किसके बारे में हो सकता है? ये एक व्यक्ति के बारे में हो सकता है, किसी इवेंट के बारे में हो सकता है, किसी अनुभव के बारे में हो सकता है, जगह के बारे में हो सकता है। तो अडेप्टेशन में 2 और चीजें आती हैं। अडेप्टेशन में आता है आपका एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, यानी आत्मसात करना, यानी कुछ ऐड करना, कुछ समाहित करना, और एकोमोडेट करना या एकोमोडेशन, जिसको हम समायोजन कहते हैं, ये है जिसमें आप परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, चेंजेस लाते हैं, ठीक है ना। इसको एडजस्ट करना कह सकते हो आप, कि आप अपने स्कीमा में कुछ चेंज कर रहे हो, पहले कुछ और सोचा हुआ था, अब कुछ और मॉडिफाई कर रहे हो आप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है कि लैंग्वेज में कैसे घुमा करके पूछा है। शॉर्टकट इसके यही है, जब कुछ ऐड करने की बात होगी तो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन या समायोजन हम कहते हैं जब कुछ एडजस्ट करने की बात होगी, ठीक। ये इन दोनों तरह से आप अडेप्ट करते हो और आपका स्कीमा अपडेट होता है ना। अडेप्टेशन की प्रोसेस के थ्रू आपका स्कीमा क्या होता है? अपडेट होता है, और साथ में आप ऑर्गेनाइज भी करते हो। ऑर्गेनाइज क्या है? जो भी आपने जाना, एसिमुलेट किया, एकोमोडेट किया, उसको अलग अलग कैटेगरी में डालते हो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे समाज के बारे में है, ये इसके बारे में है, ये उसके बारे में। इससे आपका जो स्कीमा है वो ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है, क्योंकि अडेप्ट करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है कि कब किस बात को कहाँ बताना है ना। जब वाइगॉस्की की बात आएगी तो मैं आपको वाइगॉस्की के बारे में बात करूंगी। अभी हम पियाजे के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे मैं इक्विलिब्रेशन से यहाँ अडेप्टेशन पे आ गई, है ना। और इसी अडेप्टेशन की प्रोसेस में आपको पता है इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रियम भी होता है। अगर एसिमुलेट जो किया मैंने दिमाग में, पेन को पेन पढ़ा और पेन कहा, तो इक्विलिब्रियम में हूं मैं, संतुलन में हूं, है ना। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन से हम बैलेंस में आते हैं। और अगर मैंने पेन को, मान लीजिए किसी और चीज को पेन कह दिया, है ना, मैंने इस चीज को पेन कह दिया, अब ये पेन नहीं है, किसी ने कहा बेटा ये पेन नहीं है, तो मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, और एक नया स्कीमा बनाऊंगी या मैं अपडेट कर लूंगी अपने पुराने स्कीमा को। तो उससे पहले लेकिन डिसइक्विलिब्रियम होगा। जब मैंने एरोप्लेन को बर्ड कह दिया, जब मैंने चिड़िया कह दिया, पक्षी कह दिया, एक उड़ते हुए हवाई जहाज को या हेलीकॉप्टर को, तो कोई मुझे कहेगा बेटा, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में वही एसिमुलेट किया हुआ था, आत्मसात किया हुआ था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, किसी ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं है, ये तो एरोप्लेन है, ये तो हेलीकॉप्टर है, तो मेरे ब्रेन में डिसइक्विलिब्रियम हो गया।
जब तक मैं उसे पक्षी कह रही थी मेरे ब्रेन में इक्विलिब्रेशन था, क्योंकि मुझे वही पता था। तो तभी तो होता है, अगर हमसे कोई हमारे पसंद की बात ना कहे या जैसे हम दुनिया को देखते हैं वैसी बात ना कहे तो तुरंत डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दिमाग में है और जो दुनिया में है बाहर, वो दोनों बैलेंस में नहीं है। ठीक, तो बैलेंस में लाने के लिए हम एसिमुलेशन और एकोमोडेशन का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट में। खैर, बहुत ज्ञान हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज भी आपकी क्लियर होती जाएगी। तो लैंग्वेज इसका पार्ट नहीं है इन 4 फैक्टर्स का। इन फैक्टर्स में एक्टिविटी या अनुभव या एक्सपीरियंस आता है, MESE। ठीक है, ये 2 फरवरी पेपर 2 का क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछा गया है अगेन 2 फरवरी 2023 को, ऑनलाइन एग्जाम जब आपका सीटेट का हुआ, पेपर 2 में ही। पेपर 1 पेपर 2 के क्वेश्चंस अलग नहीं है, सिलेबस अलग नहीं है, तो ये मत सोचिएगा पेपर 1 की अलग से तैयारी होगी CDP की और पेपर 2 की अलग से। सब पढ़ लीजिए साथ में। अगर सिर्फ इतना ही कर लेते हैं, इन सारी शिफ्ट्स को लगा लेते हैं तो बस हो गया काम, कुछ और नहीं करना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कौन सा एक पेयर है, युग्म है, जोड़ा है जिसका मिलान सही हुआ है, बताइएगा एक बार पहले। नहीं, वीडियो यहां से नहीं रुक रही है, आपके एंड पे इंटरनेट में कुछ समस्या हो सकती है। रुक रही है क्या वीडियो? हिंदी में पढ़ाइए, लिख देंगे हिंदी में भी साथ साथ, डोंट वरी। देखिएगा एक बार यार, एक्सपीरियंस पहले आएगा, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई सीक्वेंसिंग की जरूरत होती नहीं है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये चारों आपके दिमाग में होने चाहिए कि कौन सा फैक्टर में है कौन सा नहीं है। ऑफ कोर्स आप अनुभव करते हैं तभी चीजें होती हैं। देखिएगा, डी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग। देखते हैं, पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर पीरियड। सेंसरी मोटर पीरियड में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स। सेंसरी मोटर या संवेदी गामक या इंद्रिय गामक होता है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष का बच्चा, ये कह रहे हैं कि लॉजिक आ गया बच्चे में, तर्क आ गया, सारी दुनिया को समझ गया, बस अब तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही बाकी है। तो क्या ऐसा होता है जन्म से 2 वर्ष के बच्चे में मूर्त समस्याओं पर तर्क आ जाएगा, है ना? तर्क आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा, जो चीजें वो देख सकता है, जिनको टच फील कर सकता है। मूर्त उसी को कहते हैं ना, कॉन्क्रीट, जिसको टच और फील किया जा सके। भैया, जिन चीजों को वो टच और फील करता है उसका लॉजिक छोड़ो, अभी तो उसे ये भी नहीं पता कि जिस चीज को मैं टच करने जा रहा हूँ वो गर्म होगी, ठंडी होगी, करंट लगेगा, क्या होगा। जन्म से 2 वर्ष में अभी तो वो अपने सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, अपनी बॉडी और अपने सेंसेस के थ्रू। तो यहाँ कोई लॉजिक वॉजिक नहीं आता, ये हवाई बातें हैं। तो ये तो हो गया गलत। बी ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें रिवर्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रेशन आ जाता है। प्रतिवर्ती सोच, यानी वो रिवर्स कर सकता है, 1 से 100, 100 से काउंटिंग 1 की आराम से कर सकता है, घर से स्कूल, स्कूल से घर जाने का रास्ता उसको याद रहता है। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें भी। इस स्टेज के अंत तक आते आते कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये रिवर्सिबिलिटी इसका गुण नहीं है। 7 से 11 वर्ष में आती है रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये प्याजे का कुछ हद तक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि कुछ बच्चे रिवर्स करना सीख जाएं 7 साल से पहले पहले ही, लेकिन वो अच्छे अनुभव या अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा हो सकता है। हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है और एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है जीववादी सोच कि अगर इस टेबल से मुझे चोट लग जाए तो क्या होगा, इस टेबल को 2 थप्पड़ लगा दो, मैं खुश हो जाऊंगी, अरे टेबल ने मेरे बच्चे को चोट लगाई। तो ये होता है कि हम निर्जीव चीज को सजीव मानते हैं, गुड़िया गुड्डे से बात करते हैं लोग। ठीक, और ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये गुड़िया गुड्डे की उम्र थोड़ी है 7 से 11, गुड़िया गुड्डे तो जन्म से 2 वर्ष में होते हैं। तो सिर्फ डी ऑप्शन ही एकमात्र यहां सही हो सकता है, क्योंकि तीनों गलत हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 की जब हम बात कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, जो चीजें आपके सामने भी नहीं है। समाज की सारी समस्याएं आपके सामने हो, आपके घर में हो, जरूरी नहीं है, बट आप समाज की समस्याओं को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। यानी आप अमूर्त रूप में सोच पा रहे हैं, जो समस्याएं आपके साथ नहीं है उनके बारे में भी आप हाइपोथेसिस कर पाते हैं, परिकल्पना कर पाते हैं। आप रिसर्च भी करना शुरू कर देंगे बाद में। किस वजह से? क्योंकि आपके अंदर अमूर्त चिंतन विकसित हो रहा है। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट 2 चीजें होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसको आप देख नहीं सकते, जरूरी नहीं है जिसको आप देख पाए, जो आपके विचारों में है, आपके दिमाग में है। कॉन्क्रीट वो जिसको आप टच और फील कर सकते हैं। जैसे ये जो बॉटल है ये आपके लिए कॉन्क्रीट हो सकती है। ठीक है, अगर मेरे सामने ये 20 रुपए का नोट है तो ये मेरे लिए कॉन्क्रीट हो गया, लेकिन इस डेबिट कार्ड में क्या अमाउंट है, क्या नंबर्स हैं, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट हो गए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अमूर्त हो गए। ठीक,
2+2 जब मैं जोड़ करके दिखाऊं आपको सामने और बोल दूं, तो जब आप दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। जब आप 2+2 लिख करके कैलकुलेट कर रहे हैं, या 3 पेन प्लस 1 पेन 4 हो गए, तो ये कॉन्क्रीट हो गया। ठीक है ना। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सभी ने सही जवाब दिया ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये है 11 जनवरी 2023 का पेपर 2 का क्वेश्चन। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स। ये क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है, बस पूछने के तरीके बदल जाते हैं, है ना। कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं जो कल के सेशन में प्याजे के मैं ऐड कराऊंगी। आज भी आप कुछ क्वेश्चंस में फंस सकते हैं, बट ये कंपैरेटिवली इजी आपको लग सकते हैं। जिन्होंने बहुत अच्छे से प्याजे पढ़ा है, कल ज्यादा फंसते हुए नजर आएंगे आप लोग। बताइएगा। 48% लोग बी कह रहे हैं। ठीक है। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स इज अ मेजर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डैश। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। यानी आप प्रतीक बना रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए, है ना। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सिंबल्स बना पा रहे हैं, यानी उनका निर्माण कर पा रहे हैं और उपयोग कर पा रहे हैं सिंबल्स को। सिंबल्स क्या है? मैंने कहा ये भी एक सिंबल है। तो अब आप अपने दोस्तों को बाय कर रहे हैं, ये भी एक सिंबल है। कब से शुरू हुआ? 2 से 7 वर्ष की उम्र में। 0 to 2 में नहीं है ये, 0 to 2 की विशेषता नहीं है ये 2 से 7 वर्ष की विशेषता है। 2 से 7 वर्ष में क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है प्याजे के अकॉर्डिंग। SPCF आपको याद है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थॉट आता है जब आप डॉक्टर खेलते हैं, जब आप पुलिस चोर खेलते हैं, जब आप हैरी पॉटर की झाड़ू लेकर के उड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। ये सब क्या है, कब आते हैं? ये आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आते हैं। ठीक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 यहां हम नहीं कहेंगे। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15। अब ये तो एडवांस स्टेज हो गए, इन दोनों को तो हटा ही दीजिए। यहाँ पे उतनी समझ नहीं है कि प्रॉपर सिंबल्स को यूज किया जा सके। प्री ऑपरेशनल ही वो एज है जिसको अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था कह देते हैं, जब आप भाषा का यूज करना सीख रहे हैं, जब आप ए फॉर एप्पल लिखना सीख जाते हैं और आपको पता होता है कि एप्पल जो है, इस ए फॉर एप्पल का मतलब क्या है, ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में बन जाती है कि एप्पल ऐसा होता है। ए फॉर एप्पल ये सिंबल है, आपके दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन है एप्पल की। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, अगर रेड लाइट पर आपको पता है कि रेड लाइट छोड़िए, कहीं पर रेड लाइट भी हो सकती है, किसी बोर्ड पे आपको पता है कि सिंबल लगा हुआ है इधर लेफ्ट जाने का, तो आप देख करके समझ जाएंगे कि लेफ्ट जा सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि सारे सिंबल्स सीख जाते हैं। जिन बच्चों के आसपास इस तरह की चीजें होंगी वो सीख जाएंगे, नहीं तो दूसरे तरह के सिंबल्स सीखेंगे। ठीक है ना। तो सिंबॉलिक एज जो है, ये सिंबॉलिक एज आपकी 2 से 7 वर्ष है या 2 से 6 वर्ष है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ये वही एज है जिसको हम टॉय एज भी कह रहे हैं, जिसको हम गेम स्टेज भी कह रहे हैं। खूब बच्चा खेलता है ना। ग्रुप्स में नहीं खेलता है। यहां पर बेसिकली ग्रुपिंग उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, गैंग एज नहीं है, क्योंकि ये जाएगा भी। मान लो बच्चा कहीं प्ले वे में चला गया इस उम्र में, कहीं हॉस्पिटल चले गए, आप मंदिर चले गए, कहीं और चले गए घूमने, 2 बच्चे मिले, उनके साथ खेल लिए और निकल लिए। कोई ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स की एज है, हमेशा की दोस्ती नहीं बन जाती है इस उम्र में। ठीक है ना। और फर्क भी नहीं पड़ता, जेंडर का भी फर्क नहीं पड़ता। 2 बच्चे मिले, 3 बच्चे मिले, आपको खेले 4 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो ऑपोजिट जेंडर है, मेल है, फीमेल है। बेसिकली मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, कोई होमोजीनियस ग्रुपिंग, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि होमोसेक्सुअल ग्रुपिंग नहीं होती कि बिल्कुल सेम सेक्स के ही दोस्त खेलेंगे। इसके बाद वो चीज डिफरेंट हो जाती है। ठीक। आगे बढ़ेंगे, समझते हैं कहानी है क्या। यार कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल में। मैंने इसमें आपकी ना पिक्चर्स भी ऐड की थी कुछ, कोई तो PDF में कुछ तो ड्रामा हुआ है सेव करते समय। चलो कोई नहीं, अभी तो आप इसी से काम चलाओ, मैंने आपको बता दिया। तो ये वही स्टेज है जिसमें सिंबॉलिक एज, सिंबल्स क्या है, हैरी पॉटर की झाड़ू याद कीजिए, देखा है ना हैरी पॉटर कभी, तो वो झाड़ू क्या है, वो सिंबॉलिक है। वो जो शकलक बुम बुम का बच्चा आता था ना बचपन में, वो समोसे बनाता था, सिंबॉलिक रूप में समोसे उसके सामने आ जाते थे, है ना। और जो डोरेमोन की टाइम मशीन है, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, सिंबल्स के थ्रू हम सीखते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो हमारे खेल में हो। डॉक्टर खेल रहे हैं तो एक बच्चा है जिसने कान में वो लगाया हुआ है और वो चेक कर रहा है ना। एक सेट किसी बच्चे को मिला होगा डॉक्टर सेट, बड़ा हम प्रिविलेज महसूस करते थे जब वो सेट मिलता था। तो मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था जब मैं गाँव में रहती थी, और मुझे वो बहुत मजे आए थे उस सेट से, क्योंकि वो बड़ा एडवांस सेट था, उसमें वो आवाज भी आती थी सुनने को जो डॉक्टर नहीं लगाते कान में। तो क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं। तो ये सब क्या है, सिंबल्स हैं कि एक डॉक्टर बना हुआ है, एक मरीज बना हुआ है बच्चा,
है ना। अच्छा मैं तुमको अभी ठीक कर दूंगी। बच्चे छोटे छोटे बर्तन लेके खेलते हैं, है ना, किचन सेट वगैरह भी इस उम्र में हम यूज करते हैं। तो ये 2 से 7 वर्ष की उम्र है। आगे बढ़ेंगे, वो मैंने डॉक्टर सेट वगैरह की फोटो यहाँ पे मेंशन किए थे बट पीडीएफ में कहीं इधर उधर हो गए, कोई बात नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इन पियाजे's थियरी what process describes an infant's action when she changes the way she holds her hand as she reaches for round objects as opposed to square ones? जवाब दीजिएगा फटाफट से। स्टेथोस्कोप, राइट राइट राइट, वो आवाजें आती हैं उसमें, तो वो भी सिंबॉलिक है एक टाइम पे कि आप सिंबॉलिकली प्ले कर रहे हैं। प्लेज है ना, ये प्लेज भी है, इसको कह ही रहे हैं आपके वो एरिक एरिक्सन। हाँ स्टेथोस्कोपी, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यार। देखिएगा एक बार देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 5, इन पियाजे's थियरी व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब्स एन इन्फेंट्स एक्शन। देखिए पहले तो यहाँ लिखा हुआ है, कई बार आपको क्वेश्चन में ही हिंट मिल जाएगा कि किस उम्र की बात हो रही है। अगर उम्र पूछ ले तो आप कई बार वहां से भी समझ सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन कुछ और पूछा है यहाँ। पियाजे की थियरी में या पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है? इन्फेंट एक्शन। इन्फेंट कब तक होगा? जन्म से 2 वर्ष के बीच में ही होगा इन्फेंट, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, बच्चा जो है शी होल्ड्स हर हैंड एज शी रीचेस फॉर राउंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब अब बच्चे को पता लग गया, जब वो गोल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ती है तो एक तरह से हाथ की प्रतिक्रिया होती है उसकी, और जब वो स्क्वायर शेप के प्रोडक्ट्स को पकड़ती है तो वो एक तरह से होल्ड करना सीख गई है। यानी राउंड ऑब्जेक्ट्स को और स्क्वायर शेप के रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने का तरीका वो अपने हाथ को अडेप्ट करना सीख लिया है उसने, क्योंकि पहले वो ज्यादातर गोल चीजें पकड़ती थी, अब वो स्क्वायर शेप की चीजें भी पकड़ पा रही है। दैट मींस एकोमोडेट किया है, एडजस्ट किया है। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, जब आप अपने पुराने तरीके को एडजस्ट करते हैं, जब आप पुराने तरीके को मॉडिफाई करते हैं, तो ये सब किस में आता है? ये आता है एकोमोडेशन में। जब आप कुछ ऐड कर रहे हैं सिंपली, तो वो आता है जब उसने गोल वाला पकड़ रही होगी बार बार, और गोल पकड़ना उसको आता है कोई राउंड ऑब्जेक्ट, तो वो एसिमुलेशन का उदाहरण था। अब उसने गोल से क्या सीखा है? स्क्वायर शेप को पकड़ना, यानी उसने अडेप्ट किया है, एडजस्ट किया है, एकोमोडेट किया है, समायोजन किया है। जब पुराने में कुछ परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट होती है, तब वो एकोमोडेशन कहलाता है। कंडीशनिंग का प्याजे से दूर दूर का नाता नहीं है। स्कीमा ये कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि स्कीमा तो अपडेट हो रहा है ना इस प्रोसेस में। स्कीमा की डेफिनेशन होती है मेंटल रिप्रेजेंटेशन या प्रीवियस नॉलेज या मेंटल स्ट्रक्चर्स को स्कीमा कहते हैं। जबकि यहां बात हो रही है जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसका, उसको मॉडिफाई किया है उसने, तब क्या कहेंगे? तो ये आपका 11 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा था। इंटर सब्जेक्टिविटी होती है बेसिकली, बच्चा आपके जीवन में आके आप पे प्रभाव डालता है, आपके अनुभव परिवर्तित होते हैं और आपके अनुभव से बच्चा सीखता है। ये इंटर सब्जेक्टिविटी है कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के, या बेसिकली हम लोग इंसान अपने 5 सेंसेस से दुनिया की एक समझ बनाते हैं, एक रियलिटी क्रिएट करते हैं। कैसे? आपको बचपन के दोस्त याद हैं, क्योंकि वो जो बचपन है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता अभी, लेकिन आपके दिमाग में करता है एग्जिस्ट, उन लोगों के जिन्होंने वो जिया है। तो हम अपने जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं उसमें जो एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं उसको इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं। इसी की वजह से हमारे जो इमोशंस हैं या हमारी जो मेमोरीज हैं, वॉर्मथ है, लव है, केयर है, ये चीज कनेक्टेड रहती है कि हमें बचपन याद रहता है, हमें अपने माँ बाप को बच्चा बदलता है और बच्चे को माँ बाप बदलते हैं जब दोनों ही साथ में होते हैं, वो इंटर सब्जेक्टिविटी है। खैर इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जनरली पूछा नहीं जाएगा, बट अब ऑप्शन में दे दिया तो इनका कोई भरोसा तो है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे एकोमोडेशन यानी ए ऑप्शन वाज द राइट आंसर। एसिमुलेशन होता तब भी यही होता, क्योंकि एक बात ध्यान रखनी है ना यहाँ में कि बच्चे ने अपने मतलब हैंड को होल्ड करना सीखा है। राउंड ऑब्जेक्ट्स पहले आते थे उसको पकड़ने, अब स्क्वायर वंस के लिए चेंज किया है। तो चेंज किया है, मॉडिफाई किया, दैट मींस एकोमोडेट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और देखिएगा, फटाफट से बताइए। 63% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। समझते हैं कहानी है क्या। 13 जनवरी मॉर्निंग का पेपर। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे की अगर हम माने, थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास है, एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड कैटेगराइजेशन? बताइए जरा। सीसीएस वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सीसीएस किस स्टेज में आता है, वही है ये। क्लासिफिकेशन को कैटेगराइजेशन लिख दिया। इससे बढ़िया और कहां आपको पेपर देखने को मिलेगा, जब सीसीएस हम कितने सालों से डिस्कस कर रहे हैं, और उससे पहले ऐसे डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन नहीं भेज देता था, और अब ये भी आने लग गया। तो कितनी बढ़िया बात है। पेपर सेट करने में मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं तो बस कह रही हूँ कि आने लग गई हैं चीजें। मेटाकॉग्निशन हम 2016-17 से पढ़ रहे हैं और अब पेपर में आने लगा 2018 से। देखिएगा एक बार,
सी ऑप्शन 66% लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। सीसीएस, सी वाली जो स्टेज है उसमें आता है सीसीएस, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सीसीएस आ जाता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ये। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ठीक है ना। कंजर्वेशन क्या है, आप शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती। ये 200 ml पानी में इस मग में डालूं, इस बॉटल में डालूं, 200 ml ही रहेगा। इसकी शेप अलग है, इसका कलर अलग है, इसका साइज अलग है, दैट डजंट मीन कि इसका क्वांटिटी बदल जाएगी इन दोनों की अलग शेप और साइज होने पे। ये है कंजर्वेशन कि कुछ चीजें सेम रहती हैं, वॉल्यूम सेम रहता है शेप और साइज के बदलने से। अगर आप शेप बदल रहे हैं तो शेप चेंज कर दी आपने, साइज चेंज कर दिया, बॉटल की जगह आपने मग में डाल दिया, लेकिन क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्या अमाउंट चेंज हो जाएगी? जी नहीं, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। जब बच्चा ये बात समझने लग जाए उसी को कंजर्वेशन कहते हैं। संरक्षण का गुण आ गया, मतलब कब आता है ये? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की उम्र में। तो कंजर्वेशन समझ आ गया। फिर आता है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण, जिसको कैटेगराइजेशन भी कह सकते हैं, इसको ये ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते थे। वर्गीकरण क्या है? मैं ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स को एक तरफ रखूं, मैं व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स को एक तरफ रखूं, मैं स्क्वायर शेप के ऑब्जेक्ट्स को एक तरफ रखूं, यानी जो एक जैसी कैटेगरी के चीजें हैं उनको एक कैटेगरी में रखना, वो क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण कहलाएगा। सीरिएशन होता है छोटे से बड़े की सीरीज में लगाना, बड़े से छोटे की सीरीज में लगाना। ये भी गुण किसका है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का ही है एक्चुअल में देखा जाए तो क्लियर बात, सीसीएस सी से ही जुड़ा हुआ है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ये तीनों गुण आते हैं और इसी में रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि कंजर्वेशन अगर आ गया तो ऑफ कोर्स रिवर्सिबिलिटी भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कहता है? रीमा के बारे में पूछा है। रीमा क्या कह रही है? फटाफट से पोल में जवाब दीजिए 10 सेकंड के अंदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा हम लेट हो रहे हैं आज, बट मोटिवेशन को अपनी बना के रखना है और पेशेंस के साथ पढ़ना है। समय है अभी भी, अगर आप सीटेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप आराम से पेपर को निकाल सकते हैं बेझिझक हो करके, ठीक है। ये कई लोगों को अभी भी डाउट है, वो लोग पूछते रहते हैं, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। 11,300 के करीब लोग देख रहे हैं, 7,700 लोगों ने लाइक किया है। ये बिल्कुल अनफेयर है, लाइक शेयर बराबर करना होता है। ये फोन मैंने क्यों उठाया था मैं भूल गई हूँ, बस आप लोगों की चैट देखने के लिए ही उठाया था शायद। चलिएगा, खैर 35 मिनट हो गए हमको, हम अभी 7वें सवाल पे ही पहुंचे हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत में थोड़ी डिटेल्स जरूरी हैं, फिर कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो स्पीड पकड़ लेंगे। 13 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 2023 का अभी। रीमा हैज जस्ट स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस इन अ लॉजिकल एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। लॉजिक आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गई, अभी तो पढ़ा था कैटेगराइजेशन कहाँ आती है। वाइल स्पेसिफाइंग द लॉजिक बिहाइंड हर रिस्पॉन्सेज, अब वो तर्क दे पाती है, लॉजिक बता पाती है, एक्सप्लेन कर पाती है, रीजन क्या है किसी चीज के पीछे। एज पर जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट शी हैज एंटर्ड इनटू व्हाट स्टेज, किस तरह की स्टेज में वो एंटर कर चुकी है। हमें पता है जब बच्चा ऑर्गेनाइज करना सीख जाए, जब बच्चा स्पेसिफाई या लॉजिकली बात, तर्क आ जाए उसके अंदर। तर्क कहाँ आता है? सीएल से याद रख लेना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही लॉजिक आता है। और ये लॉजिक किस तरह का होता है? इंडक्टिव होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाने वाला। कॉन्क्रीट चीजों के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में इसकी अगली स्टेज में लॉजिक आएगा, जिसमें हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे में लॉजिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर यानी क्लासिफिकेशन आ गई है। जो सीसीएस अभी हम पढ़ रहे थे ना, इसी स्टेज की बात हो रही थी। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें लॉजिक आता है, तर्क आता है। अब बच्चा लॉजिक लगा पाएगा, जो बेसिक साइंस मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो भी वो अब समझ पाएगा लॉजिक से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या है कहानी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फटाफट से जवाब देंगे, कॉमेंट करेंगे नहीं, पोल में जवाब देंगे आप, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर थियरीज गिवन बाय जीन पियाजे एंड लॉरेंस कोहलबर्ग। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आज फर्स्ट पे लगाने वाली थी, बट जो फर्स्ट क्वेश्चन लगाया उसी में आप ढेर हो गए। फिर मैंने सोचा अच्छा किया, है ना। ये पीडीएफ कुछ गड़बड़ हो गई, जो भी मैंने इसमें एडिटिंग की थी वो सब धुल गई। 2 फरवरी 2023 यही रह गया बस, बताइएगा। 2 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है पेपर 2 का कि जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी पियाजे और कोहलबर्ग में आज से पहले कभी नहीं पूछा। पियाजे और कोहलबर्ग को एक साथ जोड़ करके बस मॉरल डेवलपमेंट की थियरी के विषय में तो पूछा है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं पूरी तरह से। तो पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिससे एक क्वेश्चन मिनिमम आता है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है ना। अब अगर हम बात करें ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी
के बेस पे ही इन्होंने एक थियरी बनाई थी मॉरल डेवलपमेंट की, जो पूरी नहीं हो पाई थी पियाजे की, और उस थियरी से इंस्पायर होकर के या इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी इंस्पायर होकर के लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थियरी दी है। दैट मीन्स ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड थियरी है जो उनकी थियरी है। एक और चीज यहाँ पे है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, मॉरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी हैं, यानी दोनों थियरीज ही स्टेज थियरीज हैं, ये बात हमें पता है। ये इनमें हो गई सिमिलैरिटी। बोथ हैव गिवन थियरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमॉन्ग अडल्ट्स। भैया दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी नहीं दी है। अभी थोड़ी देर पहले 33% लोग इसे सही बता रहे थे। भाई इनकी थियरी मॉरल डेवलपमेंट की है, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है। पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड है का मतलब ये नहीं हो गया कि उन्होंने थियरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी है। पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी से इंस्पायर्ड है और पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी कॉग्निटिव थियरी से इंस्पायर्ड है। ठीक, तो कुल मिलाकर के कॉग्निटिव थियरी से भी इंस्पायर्ड हो गई मॉरल डेवलपमेंट की थियरी, लेकिन सेम नहीं है। ठीक है ना। बोथ थियरीज हैव 8 पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। कुछ भी है, रात को सोए सुबह मन किया, पियाजे ने 8 स्टेज दी थी, 4 नहीं दी थी, तो आज से 8 हो गई। ये तो हवा में तीर चलाने वाली बात हो गई। सी ऑप्शन है, बोथ थियरीज आर लिमिटेड टू दी मिडल चाइल्डहुड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। भैया मिडल चाइल्डहुड क्या, 6 से 11, 6 से 8 के बीच में वैसे मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं, बट कई जगह पे आपको ऑप्शन में जो लेटर चाइल्डहुड वाली एज है वही लगभग एज, क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड में से लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था में से ही 6 से 12 वर्ष में से ही तोड़ के इन्होंने मिडिल चाइल्डहुड बनाया हुआ है। तो कई बार मिडिल चाइल्डहुड लिखा हो तो समझ जाना वही 6 से 11, 6 से 8, 7 से 10 के बारे में ही बात हो रही होगी। तो क्या दोनों ने सिर्फ 11-12 साल तक के बच्चे के लिए थियरी दी है? भैया उसके बाद एडोलेसेंस की बात कोलबर्ग की थियरी में भी हुई है। पियाजे की थियरी 15 साल तक, 11 एंड अबव के लिए है, तो कैसे कहने कि सिर्फ चाइल्डहुड तक है? ये बात भी गलत हो गई। बोथ थियरीज आर स्टेज थियरीज, ये बात एकदम सही है। और इससे एक और बात सिद्ध होती है कि दोनों मानते होंगे कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि मैंने ये डिसकंटिन्यूटी वाले में भी बताया था कि पियाजे हुए, कोलबर्ग हुए, या फिर और कौन है जिसने स्टेज की बात की है, फटाफट से याद दिलाओ मुझे, आपके सिलेबस वाली। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, एरिक्सन, सिगमंड फ्रॉइड, ये भी सब स्टेज थियरिस्ट हैं। तो जो भी स्टेज में बांटेगा डेवलपमेंट को वो डिसकंटिन्यूअस कहेगा कहीं ना कहीं। ये बात हम इनडायरेक्टली समझ सकते हैं। पियाजे तो डायरेक्टली ही कह रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस यानी अनिरंतर हुआ विकास, क्योंकि दोनों स्टेज में तोड़ के बांट रहे हैं कि इस उम्र से इस उम्र तक इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। कॉन्टिन्यूअस तो वाइगॉस्की कहते हैं। तो ये दोनों ही बातें क्लियर हो जाती हैं कि दोनों ने स्टेज थियरी दी है और डिसकंटिन्यूअस कहीं ना कहीं विकास को ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन अ चाइल्ड इज शोन अ टॉय, एक बच्चे को दिखाया गया एक खिलौना, एंड देन इट इज हिडन, और फिर इसको छिपा लिया गया। बच्चे को दिखाया खिलौना और फिर छिपा लिया गया। क्या है ये? इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग, बच्चा अब भूला नहीं है, अबाउट इट द चाइल्ड ट्राइज टू फाइंड दैट टॉय। अब वो भूल नहीं गया कि अरे पता नहीं कहीं चला गया होगा, अब वो ढूंढ रहा है। अब वो आपके आसपास देखेगा कि कहीं छिपा तो नहीं लिया, कुछ और तो नहीं किया, क्योंकि उसको पता है ये एग्जिस्ट तो करता है, मेरी आंखों के सामने नहीं है बस। ये किस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है? एट डैश स्टेज दिस कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन द चाइल्ड एंड इट इज कॉल्ड व्हाट? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इतना हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है, कि बच्चे को ये समझ आ गया कि अब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया है, वस्तु स्थायी हो गई है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायी होती है। मेरी आंखों के सामने ना होने से कोई चीज खत्म नहीं हो जाती, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता है ना, कि आपकी गर्लफ्रेंड जब तक आपको दिख रही है, एक शहर में है आप दोनों, तो सब सही है। जिस दिन आउट ऑफ साइट हुए, यानी आंखों से दूर, दिल से, दिमाग से, सबसे दूर, आउट ऑफ माइंड, वो वाला सीन नहीं है, क्योंकि बच्चे नहीं है आप छोटे। अगर छोटे बच्चे हैं तो ऐसा हो जाएगा कि अब किसी और को देखते हैं, भाई वो तो चली गई किसी और शहर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है कि आपको ये समझ आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंट है। ये माउस अगर मैंने छिपा लिया, पीछे पॉकेट में डाल लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये माउस एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं तो होगा भाई। तो यही बात बच्चे को समझ में आने लगती है, जबकि शुरुआत में वो ज्यादा ढूंढता नहीं है। आप वो किसी चीज से खेल रहा था, आपने लेके रख लिया, अब वो थोड़ी बहुत देर देखेगा इधर उधर, थोड़ा बहुत रो भी लेगा, बट जरूरी नहीं है कि उसको ये याद रहे। रोना भी बहुत बाल की स्टेज है जब ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि मेमोरी उतनी डेवलप नहीं हुई। किस वजह से हो रहा है ये सब? मेमोरी की वजह से। क्योंकि अगर स्मृति ही नहीं होगी, नॉट स्मृति ईरानी, स्मृति आपकी याद रखने वाली स्मृति, अगर मेरे दिमाग में ये ज्यादा देर तक रह ही नहीं पाया कि माउस एग्जिस्ट करता है या वो लड़की एग्जिस्ट करती थी जिसके साथ थे, तो खत्म कहानी, ऑब्जेक्ट परमानेंट है ही नहीं। लेकिन जब मेमोरी ठीक होगी तो ये चीज भी परमानेंट हो जाएगी। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है जो मेमोरी के डेवलप होने की वजह से आता है। ठीक, ये बात तो सही है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कहां कहां लिखा हुआ है देखना जरा।
यहाँ रिवर्सिबल थिंकिंग मेंटल ऑपरेशन है, तो ये तो अपने आप में ही गलत हो गया, कॉन्क्रीट में थोड़ी आएगा ये। ईगो सेंट्रिज्म में ये है नहीं, तो सिर्फ दो ही ऑप्शन में से कोई एक ठीक हो सकता है। आप पेपर में एलिमिनेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सब पे टाइम वेस्ट करना है सारे ऑप्शंस पे। क्वेश्चन पूरा पढ़ो लेकिन ऑप्शंस फटाफट से एलिमिनेट करो अगर काम के ना हो तो। प्री ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी क्या ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है? प्री ऑपरेशनल होती है 2 से 7 वर्ष, और सेंसरी मोटर होती है 0 to 2। अब ये बात हमने डिस्कस की है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो एज है, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किस स्टेज में होता है और किस स्टेज में नहीं होता है। अगर आपसे पूछे किस स्टेज में नहीं होता है तब भी आंसर सेंसरी मोटर, अगर पूछे किस स्टेज में अचीव हो जाता है तब भी आंसर सेंसरी मोटर। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जब नहीं होता है तब भी सेंसरी मोटर। कैसे हो पा रहा है ऐसा, समझते हैं। भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहे हैं ना हम, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायी होती है, चाहे हमारी आंखों के सामने हो या ना हो, बट आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट नहीं होती, एग्जिस्ट करती है उसके बावजूद भी। तो वस्तु स्थायित्व की जब हम बात कर रहे हैं यहां, वस्तु स्थायित्व, ठीक है, किस स्टेज में ये एब्सेंट होता है, यानी नहीं होता या अचीव नहीं हो पाता, तब भी आंसर क्या है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। प्याजे की जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष में ही, शुरुआत के जो 7-8 महीने हैं बच्चे के, या शुरुआत का जो लगभग 9 महीने का टाइम है, उस टाइम पे उसको ज्यादा याद नहीं रहता कि कहाँ गया वो ऑब्जेक्ट जिससे मैं खेल रहा था। ठीक, मम्मी ने ले लिया, चुप हो गए। अब अगर हम बात करें इसका अचीवमेंट कब है, ये अचीव कब तक हो जाता है, तो अचीवमेंट भी इसी स्टेज में आ जाएगा। अचीवमेंट कब है, सेम स्टेज, सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स में ही अचीव भी कर लेता है। अब ये क्या बात हुई यार, है एब्सेंट भी इसी में है और क्या है प्रेजेंट भी इसी में है, या उपलब्धि भी इसी में है ना। ये वही है जीत के हारने वाली बात है। मतलब क्या हुआ, देखो शुरुआत के जो 7-8 महीने हैं तब तक तो बच्चे में ये डेवलप नहीं हुआ होता, तब तक वो भूल जाता है, लेकिन 8 महीने से 12 महीने के बीच आते आते ये चीज का अचीवमेंट हो जाता है। कुछ बच्चों को उनसे भी ज्यादा लग सकता है, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में ही अचीव हो जाती है, उसके एंड तक आते आते। ठीक है ना, तो ये बात हमें यहां ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ना, कि कौन सी अवस्था है जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता, तब भी सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, इंद्रिय गामक, संवेदी गामक, और कब अचीव हो जाता है, तो इसी स्टेज के अंत तक आते आते अचीव हो जाता है। इतनी बात याद रख सकते हो या नहीं। संवेदी परक भी कह देते हैं कई लोग इसको, हिंदी में कई नाम है, इंग्लिश में याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, एक ही टर्म है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर का मतलब ये है सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज। सेंसेस क्या है, हमारे 5 सेंसेस, देखना, टच करना, है ना, सुनना, टेस्ट, यही 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके बच्चा अपनी दुनिया की समझ बनाता है जन्म से 2 वर्ष में, प्लस मोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज क्या है, चलना फिरना, इन दोनों को जोड़ के सेंसरी मोटर बना है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज हो गई कि जब बच्चा एक टॉय को ढूंढने की कोशिश करेगा, भूलेगा नहीं, और भूल जाता तब भी यही स्टेज होती, कहते हैं इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्लियर है, बहुत लंबी कहानी हो गई, बट जरूरी है लंबी लंबी कहानियां यदि हमें चीजों को क्लियर करना है दिमाग में। कल के क्वेश्चंस जब प्याजे से ही होंगे, कल के भी क्वेश्चंस थोड़ी सी स्पीड में चलने का प्रयास करें, क्योंकि आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आता है 10 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट का ही एक क्वेश्चन। देख रहे हैं आप, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछने लग गए हैं बस। टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास को फैसिलिटेट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बच्चों में जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश व्हाइल वाइगॉस्की एम्फेसाइज्ड डैश, यानी पियाजे ने किस चीज को महत्व दिया, संज्ञानात्मक विकास की ही थियरी दोनों ने दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग का विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, है ना, बौद्धिक विकास भी आप इसको कह सकते हो। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सारी चीजें जो भी दिमाग से संबंधित हैं वो आती हैं। कौन सी चीजें हो सकती हैं, वो हो सकती है आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, जो भी काम दिमाग से होता है वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे भी पूछ लेता है D2+B तक के एग्जाम में। आज इतना गला सूख रहा है यार। चलें आगे बढ़े, देखिएगा फटाफट से। 80% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, इसका मतलब समझ ही गए हैं अब आप। बहुत बढ़िया, देखिएगा अभी हमने बात की थी, कह रहे हैं प्याजे गेव इंपॉर्टेंस। प्याजे ने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी, रिवॉर्ड्स को नहीं, ये तो बिहेवियरिस्ट लोग देते हैं ना। तो प्याजे पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात करते हैं ना, वाइगॉस्की करते हैं। तो ये दोनों ही, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं, रचनावादी लोग हैं। रचनावाद क्या है, एक स्कूल ऑफ थॉट है
जिसको दोनों मानते हैं। वाइगॉस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, पियाजे रेडिकल हैं, उसको भी अभी समझेंगे। देखिए हमें पता है 4 फैक्टर्स में लैंग्वेज नहीं थी, तो जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू एक्टिविटी, यानी उन्होंने क्रियात्मक होने को बच्चे के महत्व दिया है, वाइल वाइगॉस्की ने लैंग्वेज को महत्व दिया है। अब ऐसा नहीं है पियाजे की दुश्मनी है लैंग्वेज से, लेकिन वाइगॉस्की के कंपैरिजन में महत्व उतना नहीं दिया है, क्योंकि आपको पता है वाइगॉस्की तो 3 फंडे कहते हैं सिंपल, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी समाज, संस्कृति और भाषा। ये 3 टूल्स हैं जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? पता भी नहीं चलता कि वो विजिबल है या नहीं, ऐसे में मेरे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? काजल की समस्या बिल्कुल जायज है। काजल, इस पे चर्चा हम कल ही करेंगे इस सेशन में, अभी इंटरप्ट नहीं करते हैं इस सेशन को, या एंड में करेंगे, है ना? वैसे ही समझने वाली बात है, कई हजार लोगों में सभी के डाउट्स, है ना? आप अगर शांति से पढ़ रहे हैं तो डाउट्स बहुत सारे वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है आपका क्वेश्चन कोई और पूछ ले, उसका क्वेश्चन दिख जाए, है ना? देखिए यही ऑनलाइन ऑफलाइन का अंतर होता है। तो क्लियर हो गई ये बात? रिवॉर्ड पनिशमेंट दोनों ही नहीं मानते। एक्टिविटी और लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि अगर आपने पियाजे में लैंग्वेज लिख दिया तो वाइगॉस्की में एक्टिविटी लिखेंगे, जबकि पियाजे एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देते हैं। इसीलिए इस एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देने की वजह से इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह रहे हैं। रेडिकल का मतलब क्या है? ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बच्चा इंडिपेंडेंटली करेगा, इस बात पे बेहद जोर देते हैं। कौन? पियाजे। इसीलिए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वाइगॉस्की सबसे ज्यादा जोर समाज में एक्टिविटी, समाज में इंटरेक्ट करके बच्चा ज्ञान को सीखेगा, और समाज में इंटरेक्ट बिना भाषा के संभव नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हो गई। आंसर इसका आपने एकदम सही दिया, उत्तर है इसका ए के जीन पियाजे एक्टिविटी को और वाइगॉस्की लैंग्वेज को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से पे चलने से पहले 1 मिनट लेंगे, पोल मत देना अभी। ये दोनों बातें मैं एक बार लिख देती हूँ, आएंगे जीन पियाजे पे ही, बट ये बात आप लिख लो कहीं पे। वैसे तो पता होगा कई लोगों को, बट जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं, देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा, चलो तभी कराऊंगी, आप देखो इसको। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशंस लॉजिकली। ऑपरेशन का मतलब क्या है? यहाँ लॉजिक से ही है, एक्टिविटीज से है, ठीक है ना? तो लॉजिकल एक्टिविटी बच्चा करने लगेगा एक डायरेक्शन में, कौन सी स्टेज में? कोई कह रहा मैं सीटेट का फॉर्म नहीं भर पाई हूँ, मेरे साइड दूर दूर तक सीट फुल हो गया सब। अरे तो बबीता क्या हो गया? ये हमारे जीवन में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है कि आसपास आप पेपर नहीं दे सकते, सीट फुल हो गया तो अब हम पेपर ही नहीं देंगे इस बार? भैया अगर आपके लिए करियर जरूरी है तो आप दूर जाके भी दोगे पेपर, किसी को ले जाना साथ, अकेले जाके देखो दुनिया में, है ना? कोई थोड़ा समझदारी से जाना, कोई तो गया होगा आसपास से कभी, उसको ले जाना साथ में। पेपर तो देना जरूरी है ना, एक बार दे दोगे, वैकेंसी आए अपना लगो काम पे, आगे की तैयारी करो, सीटेट से फ्री हो जाओ, है? ये कोई रीजन है? हमें इतना आराम चाहिए, इतना कंफर्ट जोन हमारा डिस्टर्ब ना हो जाए, ये गड़बड़ मामला है। 18 जनवरी 2023, देखिए एक बार 18 जनवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट। क्लियर है बात? अब कोई लोग कहेंगे एक बार आपने भी पेपर नहीं दिया था। अरे वो पेपर में मजे के लिए देती थी, मेरे को उसको करना थोड़ी ना था, तो मेरे को लगा दूर है, टाइम वेस्ट हो गया, टाइम की वैल्यू नहीं है इतनी, छोड़ो, ठीक। लेकिन आपके लिए जब आपको पता है कि भाई इसी क्षेत्र में जाना है आगे, तो जॉब पेपर देना चाहिए। देखिएगा एक बार, दूर हो क्या हो गया? सी ऑप्शन 70% लोग। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज बच्चों में आ जाता है, बच्चे बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशंस लॉजिकली। लॉजिक जब भी लिखा हो लॉजिकली, समझ जाइएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है, क्योंकि लॉजिक यही आता है 7 से 11 वर्ष में। ये तो एकदम आसान सा सवाल था, लड्डू क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, फटाफट से पोल में दीजिएगा जवाब। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 है, 18 जनवरी का ही मॉर्निंग का पेपर है, पेपर 1 है। जीन पियाजे's थियरी, एज पर जीन पियाजे's थियरी द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो अनुकूलन की प्रक्रिया है, बहुत स्लो साबुन है, अनुकूलन की प्रक्रिया है, उसमें क्या शामिल होता है, यानी अडेप्ट कैसे करते हैं हम। जो मैंने शुरुआत में आपको कहानी बताई थी अडेप्टेशन की, अडेप्ट कैसे कर पाते हैं हम, पियाजे के अनुसार ये पूछा है। एसिमुलेट करके, सिर्फ ऐड करके, चीजों को दिमाग में समाहित करके, उनको आत्मसात करके, मैंने सीखा पिंक कलर और मैंने ऐड कर लिया दिमाग में पिंक कलर, एसिमुलेशन हो गया, वाओ अब बस खत्म, अडेप्ट कर लूंगी मैं दुनिया में। नहीं, जो दिमाग में है सिर्फ उससे नहीं, प्रीवियस नॉलेज से नहीं, कुछ नया भी तो चेंज भी तो करना पड़ेगा उस नॉलेज को। उस चेंज करने को कहते हैं एकोमोडेशन। तो सिर्फ एकोमोडेशन से भी काम नहीं चलेगा, कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, कुछ चेंज भी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अडेप्टेशन की प्रोसेस में 2 चीजें हैं,
बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले ही, एक है एसिमिलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। तो बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन से अडेप्टेशन आता है, नीदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का मतलब हो गया दोनों में से कोई नहीं, जो कि गलत है। अनुकूलन की प्रक्रिया में समावेशन एवं समायोजन दोनों शामिल है। 90% लोग इसका उत्तर दे पा रहे हैं। वो 10% लोग कौन सी दुनिया से, कौन से प्लेनेट से आए हैं जो इतने आसान क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जवाब दीजिए। ये है 13 जनवरी पेपर 2। According to Jean Piaget, the infant explores the world by coordinating sensory experiences। यानी एक इन्फेंट है, जब भी इन्फेंट लिखा हो समझ जाओ जन्म से 2 वर्ष के बच्चे की बात चल रही है, ठीक है ना। एक शिशु है, एक शैशवावस्था का बच्चा है, शारीरिक क्रियाओं के साथ यानी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, विद फिजिकल एक्शंस। इसका जवाब मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले दिया था। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी कहानियां सुना रही हूं, एक एक लाइन में से क्वेश्चंस निकलना संभव है, ठीक है ना। देखिए, सेंसरी एक्सपीरियंसेस को कोऑर्डिनेट कर दिया यानी जोड़ दिया विद फिजिकल एक्शंस। फिजिकल मतलब शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी गामक या संवेदी अनुभवों को, जो आपकी इंद्रियां हैं उनके अनुभवों को, यानी जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप टच कर रहे हैं, जो आप टेस्ट कर रहे हैं, इन 5 सेंसेस को मिलाकर के किसके साथ रख दिया, चलने फिरने के साथ, फिजिकल एक्शंस के साथ, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, कूदना, व्हाटएवर। इसीलिए सेंसरी मोटर कहलाती है ये स्टेज, क्योंकि सेंसेस है ना, सेंसरी एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दिया किसको, फिजिकल एक्टिविटी को, यानी मोटर एक्शंस को। मोटर एक्शन डेवलपमेंट के टाइप पढ़े ना, फिजिकल डेवलपमेंट में ही आता है मोटर डेवलपमेंट, जिसमें जीएफ आती है, यानी गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रॉस मोटर रूप, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है ना। तो ये मोटर स्टेज का मतलब ही है कि जिसमें गतिविधि हो रही होगी, फिजिकल एक्टिविटीज हो रही होंगी, इसलिए इसको संवेदी चालक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था या संवेदी परक अवस्था बोलते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है हमें ये बात। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं है बाकी स्टेजेस में ये नहीं होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक विशेषता किस स्टेज की है, इसी स्टेज की है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और जवाब दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? ये भी इवनिंग शिफ्ट का है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी हैं एक एक शिफ्ट में पियाजे के। In Jean Piaget's theory, a child who perceives a car to be alive because it moves is demonstrating। अभी एग्जांपल दिया था ना कि मैं अगर इस टेबल को टच करूं और मेरे को चोट लग गई, तो किसी ने कहा, बच्चे जब बचपन में गिर जाते थे है ना, तो वो रोने लगते थे, लेकिन माँ बाप क्या करते थे, उस वहां पे जो जमीन होती थी उसको कहते थे, अरे मेरे बच्चों को चींटी मर गई, ये कह देते थे चींटी मर गई। मतलब उसको लग रहा है कि निर्जीव चीज भी सजीव है, कोई बात नहीं, तेरे को नहीं लगी, चींटी को लगी है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं, जब वो गुड्डे गुड़ियाओं से बात कर रहा है, उसको लग रहा है गुड्डे गुड़िया उसको जवाब देंगे, ठीक। तो ये क्या है, जब बच्चा, जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है, यानी कार से बात की जा सकती है, यानी कार में भी जान है, कार में भी जान है, मतलब वो कह रही है लिविंग थिंग है कार एक, जबकि आपको पता है निर्जीव है कार। तो वह क्या प्रदर्शित करती है, ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि बच्चा अभी एनिमिस्टिक थिंकिंग करता है, एनिमिज्म में है ना। एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं इसको, जीववाद कहते हैं उसको। निर्जीव चीज भी सजीव नजर आती है जब वो अपने गुड्डे गुड़िया से बात करे, है ना, वो अपनी चीजों से बात करे, तो वो क्या मान रहा है बच्चा कि ये सजीव है, इसमें कुछ जान है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का अंतर, वो उसको लग रहा है चंदा भी मामा है ना, ये सिंबॉलिक भी है और एनिमिस्टिक भी है। तो जीववादी सोच जो है आपकी, ये 2 से 7 वर्ष में होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और इस स्टेज के अंत तक ये चली जाती है। इसमें भी 2 स्टेजेस है ना प्री ऑपरेशनल में, कल हम डिस्कस करेंगे। एक आपकी प्री इंट्यूटिव है, बाद में आपकी आती है सिंबॉलिक स्टेज। तो ये सिंबॉलिक स्टेज तक के अंत तक हालांकि चला जाता है, बट हम मानते हैं कि प्री ऑपरेशनल में होता है, ठीक। तो सेंट्रेशन एक लिमिटेशन है, सेंट्रेशन कि आपका पूरा ध्यान किसी भी चीज के एक ही एस्पेक्ट पे फोकस्ड है। यानी अगर आप इस पेन का कलर देख रहे हैं तो कलर ही देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे किस चीज का बना है, इसकी शेप क्या है, इसका साइज क्या है। ये वही वाली बात है कि बच्चे को लगता है जिसकी हाइट ज्यादा है वो ही एज में भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वो बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा, ठीक है ना। इरिवर्सिबिलिटी यानी रिवर्स नहीं कर पा रहा थॉट को, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सीरिएशन, छोटे से बड़ा, ये सब अलग बातें हो गई, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, ये सेंट्रेशन भी है, ये सेंट्रेशन है, इरिवर्सिबिलिटी है, एनिमिस्टिक थिंकिंग है, ये तीनों जो है प्री ऑपरेशनल में ही होते हैं। और ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, ये तीनों लिमिटेशंस हैं एक तरह से अगर देखा जाए, किसकी, ये सीमाएं हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। ये कोई विशेषताएं नहीं है, ये कोई पॉजिटिव्स नहीं है इसी के अंदर प्री ऑपरेशनल में ये, लेकिन ये लिमिटेशन का काम करती हैं। सेंट्रेशन एक लिमिटेशन है कि बच्चे का पूरा ध्यान सेंटर्ड है एक थॉट पे, वो गड़बड़ है, ठीक है ना। वो क्या है, गड़बड़ है, पूरा ध्यान एक ही एस्पेक्ट पे अगर लगा हुआ है, बच्चे की सिर्फ हाइट ही हाइट देख रहे हैं, उसका दिमाग वो
एज में क्या कौन सी भाषा बोलता है, मतलब किसी भी चीज के बाकी एस्पेक्ट्स को देखना ही ना, सिर्फ एक ही चीज को देखना, या तो हाइट देख रहे हैं या कलर देख रहे हैं तो कलर पे ही फोकस है, बाकी पहलुओं को नहीं देख पाना। इसकी वजह से ईगोसेंट्रिक बना रहता है बच्चा, अहम केंद्रित बना रहता है। एनिमिस्टिक थिंकिंग है आपकी कि आप निर्जीव वस्तु को सजीव समझते हैं, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कि आपकी बुद्धि का विकास अभी उतना नहीं हुआ है। इरिवर्सिबिलिटी, आप रिवर्स नहीं कर पाते, आपको घर से स्कूल ले जाएं, स्कूल से घर आने में समस्या होती है। वो जो माउंटेन वाला एग्जांपल दिखाया था उस दिन कि बच्चे को उससे पूछा जाए सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, जो उसके सबसे पास है वो उसी को कहेगा, है ना। वो दूसरे के पक्ष से अगर पूछा जाए कि आपके पर्सपेक्टिव से, या उसका भाई बहन उधर बैठा है मान लीजिए, तो वो इमेजिन करके नहीं बता पाएगा, यानी अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाएगा। बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, ये वो रिवर्स नहीं कर पाता, है ना। मतलब कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो सकती है और वाटर जो है फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो सकता है, रिवर्स नहीं कर पाता थॉट। ये लिमिटेशन है, ये प्रॉब्लम है, ये सीमाएं हैं, तीनों ही चीजें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमाएं हैं। तो अगली बार आपसे पूछे लिमिटेशंस कौन सी हैं, ये सब ठीक। सीरिएशन तो गुण है, सीरिएशन तो कैरेक्टरिस्टिक है, और कौन सी स्टेज का, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का, सीसीएस। ये चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। पियाजे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हालांकि मैंने बहुत सारे फंडे जो है आपको बताए हुए हैं, जिससे आपको ये चीजें याद रह सकती हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये समझने के साथ साथ मेमोरी में रिटेन भी करनी है दिमाग में अपने। 10 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 1 देखिए, एज पर जीन पियाजेज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो पियाजे की थियरी है संज्ञानात्मक विकास की, in which of the following stage do children begin to use symbols to represent objects। यही क्वेश्चन घुमा के थोड़ी देर पहले भी आया था कि कौन सी वो स्टेज है जब बच्चे क्या है, वस्तुओं को वर्णित करने लगते हैं संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। आप जा रहे हैं, आप पेरेंट हैं बच्चे के, आप बच्चे के दोस्त हो सकते हैं, है ना, और 2 से 7 वर्ष का उम्र का 2 से 7 वर्ष की उम्र का बच्चा है, और वो बैठ के कुछ काम कर रहा है, पहली कक्षा में है या दूसरी कक्षा में है 7 वर्ष की उम्र में। अब सेकंड क्लास का बच्चा है और वो कुछ कुछ काम कर रहा है, और आप जा रहे हैं कहीं, अब वो अपनी ड्राइंग में बिजी है मान लीजिए, तो आप उसके पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई बहन हैं, आप उसको कह रहे हैं यार मैं जा रहा हूं, तो वो बैठे बैठे वहीं से कहेगा हाँ बाय। मतलब सिंबॉलिक है ये चीज, ठीक है ना। वो जो डॉक्टर खेलने का एग्जाम्पल था आपका, जो हैरी पॉटर का झाड़ू को एक सिंबल की तरह यूज करना, जो शकलक बुम बुम में वो जो पेंसिल से ड्राइंग बना के कुछ भी मंगा लेता था, ये सब सिंबॉलिक थॉट्स ही हैं। ए फॉर एप्पल वाला एग्जांपल, ठीक है ना। 2 से 7 वर्ष में ये ऐसा होता है कि बच्चा सिंबॉलिक थॉट को, ये सिंबॉलिक स्टेज है अपने आप में, क्लियर है, सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, भाषा का भी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सिंबॉलिक स्टेज ये भी है कि आप 2 चीज अलग अलग ना दिखा करके सीधा 2 लिखना जान गए। आपको पता है ये 2 रिप्रेजेंट करता है 2 चीजों को, ठीक है ना, ये भी सिंबॉलिक थॉट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और पोल में दीजिए जवाब, क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन आर कॉल्ड। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं, यानी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज या मेंटल स्ट्रक्चर्स, मेंटल स्ट्रक्चर्स यानी मानसिक संरचनाएं जो दिमाग में आपके, या ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी दुनिया में इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में वो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। पोल प्लीज आ गया पोल। 91% लोग कह रहे हैं कि ये सही है, बाकी लोग कह रहे हैं जो उत्तर सही नहीं है, बाकी के 8-9% वो कह रहे हैं। देखिए रिफ्लेक्सेस होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जिनपे आपका जोर नहीं है, आपका दिल का जो धड़कना है उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी पलकों के झपकने पे आपका कंट्रोल नहीं है, ये है अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है ना। आप किसको थप्पड़ मारेंगे वो है ऐच्छिक क्रिया, ठीक है ना मतलब वो आपका रिफ्लेक्स नहीं है, वो वॉलेंट्री एक्शन है। तो जो वॉलेंट्री एक्शन है, पियाजे कहते हैं शुरुआत के कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं आपके, तो कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो आपकी, जैसे बच्चे का सकिंग रिफ्लेक्स है, एक बच्चे को दूध पीना कोई अलग से थोड़ी सिखाया जाता है, वो इनहेरेंटली उसको आता है, सहजता से इंट्यूटिवली खुद से सीख जाता है, ये रिफ्लेक्स में आएगा। एक आपका मोरो रिफ्लेक्स होता है कि पैर के बीच में आप बच्चे को टच करेंगे तो ऐसे करेगा। एक आपका रूटिंग रिफ्लेक्स है कि आप ऐसे करेंगे तो बच्चा ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है ना। खैर छोड़िए, कॉन्सेप्ट्स होते हैं संप्रत्यय दिमाग में, ऑपरेशंस एक्टिविटीज को कहते हैं पियाजे की भाषा में। तो यहाँ स्कीमा इज द राइट आंसर कि पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं, बेसिकली आप इसको कह सकते हो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपकी। एग्जिस्टिंग नॉलेज बोले तो जो भी आज आपको आता है, जो वर्तमान ज्ञान है, वो क्या है, आपके स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हो गई एक तरह से, जिसको आप प्रॉपर समझ पाते हैं, ठीक है ना।
तो वो स्कीमा है। मेंटल स्ट्रक्चर्स पूछ ले, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स पूछ ले, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन, आपके दिमाग में जो भी कुछ स्टोर्ड है, चाहे वो लोगों के बारे में हो, चीजों के बारे में हो, जगहों के बारे में हो, गेम्स के बारे में हो, जो भी कुछ स्टोर्ड है जिसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है अपने ब्रेन में, वो सब क्या है। आपने साइकिल चलाना सीखा था, 2 साल से साइकिल नहीं चलाई, तीसरे साल साइकिल उठाई, फिर भी चला पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्कीमा में सेट है। आप साइकिल देख के पहचान पा रहे हैं कि ये साइकिल कहते हैं ऐसे, इसका मतलब स्कीमा में कहीं ना कहीं सेट है। ठीक, तो ये हुआ स्कीमा। आगे बढ़ेंगे। थैंक गॉड एक आध पिक्चर तो बची है इसमें, ये कैसे आगे, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो ये स्कीमा का उदाहरण है। ये आप देख रहे हैं हमारे ब्रेन में बॉटल, जिम, है ना, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है, ये सब स्कीमा में ही तो ऐड है हमारे। कोई आपका गेम कुछ कैसे यूज करते हैं, एक गेमिंग रिमोट को या वॉट, ठीक है ना, कंसोल को। कार के बारे में आपका स्कीमा होगा कि आपको पता है चाबी कहाँ लगानी है। आपका जो, मान लीजिए आपके पास एक कार है, आजकल मेरी कार गई हुई है, कुछ उसमें काम होना है, तो उस चक्कर में, तो जो मेरे पास कार है उसमें एक स्टार्ट स्टॉप बटन से वो ऑन होती है, तो मैं कार में एंट्री लूंगी और मुझे पता है वो बटन प्रेस करना है मुझे, ठीक है ना। ये मेरे स्कीमा में सेट हो चुका है, रेपिटेटिव जो चीजें हुई हैं उसके कारण, एक प्रोसेस के कारण। और अब कुछ दिनों से मेरे पास दूसरी कार है हमारी घर वाली, अब उसमें लगती है चाबी, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जब मैं अपनी इस कार में बैठती हूं तो मैं क्या करूंगी, वो बटन ढूंढूं प्रेस करने के लिए। जब आप रूम में एंट्री लेते हैं और आप सबसे पहले वही स्विच प्रेस करते हैं जिससे पता है आपको जो लाइट है या जो पंखा है वो चलेगा। लेकिन अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो आपका स्कीमा अडेप्ट करेगा, एकोमोडेट करेंगे आप अपने ब्रेन में। तो मेरा ब्रेन एकोमोडेट करेगा, भैया इसमें ना बटन नहीं दबाते हैं, चाबी घुमानी पड़ती है, तो ये मेरे स्कीमा में चेंज करने की कोशिश कर रही हूं, मैं अडेप्ट कर रही हूं। तो स्कीमा में चीजें एडेड होती हैं जिसकी वजह से हम चीजें कर पाते हैं, ठीक है ना। कि पानी पीना है, फुटबॉल खेलनी है, तो आपको पता है कि कौन से लेग से आपको वो किक करनी है। तो ये सब स्कीमा में एडेड चीजें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्कीमा कहलाते हैं। 3 क्वेश्चन और हैं आज। हम सिर्फ कितने क्वेश्चन करेंगे, 20 ही करेंगे, क्योंकि प्याजे के क्वेश्चंस में टाइम लगता है। Piaget's theory dash refer to the organized systems of actions and thoughts that allow individuals to mentally represent or think about the objects and events in their worlds। मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली, यानी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स ऑफ एक्शंस एंड थॉट्स के एक वे में हम सोचते हैं, एक वे में हम कोई काम करते हैं, ठीक है ना। दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू मेंटली रिप्रेजेंट और थिंक अबाउट दी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं। ये सब क्या है, ये तरीका क्या है, बताइएगा। प्याजे चचा का चैप्टर बहुत कंफ्यूज करता है। बबीता एक तो पुराना सेशन देख लेना यूट्यूब पे, और दूसरा आपकी टाइमिंग चेंज क्यों होती रहती है। बात तो सही कह रहे हो श्वेता, कोशिश करेंगे यार 9 बजे ही फिक्स कर दें। अभी यही तो समझा था हमने, ये एडवांस ऑर्गेनाइजर्स की बात स्किनर करते हैं, है ना, ये बिहेवियरिज्म का थॉट है, कोड्स टूल्स नहीं। हम प्याजे की बात कर रहे हैं तो प्याजे की भाषा में इस चीज को स्कीमा कहते हैं, बाकी लोगों की भाषा में बाकी चीजें भी कही जा सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, क्या है क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से बताइएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन पर्टिकुलरली फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनदर पर्सन, बताइएगा। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी सीटेट में? नहीं है, इससे ज्यादा चेंज क्या ही करेगा, हर तरह के क्वेश्चन तो आप कर जाएंगे, फिर क्या ही चेंज कर लेंगे ये लोग। 24 जनवरी 2023 का ये पेपर है, पेपर 1, बताइएगा। बी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग, 61% लोग समझते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी में विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन पर्टिकुलरली फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनदर पर्सन, यानी दूसरे के परिप्रेक्ष्य को समझने में कठिनाई होती है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। किस स्टेज में? अभी कुछ ही दिन पहले तो हम बात कर रहे थे किसी एक सेशन में कि भैया ये स्टेज जो है ये होती है ईगो सेंट्रिक है, बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाना उसके लिए लगभग असंभव है। पिताजी ऑफिस से आए हैं, ऑफिस में डांट खा के आए हो, नौकरी चली गई हो, उसको आज इस बात पे गुस्सा है कि उसके लिए चॉकलेट नहीं लाए, उसने कहा था चॉकलेट लेके आना। उसको डोरेमोन पसंद है और आपने कह दिया डोरेमोन तो पागल बच्चा है, रोना शुरू कर देगा, लड़ाई कर देगा, है ना। इसका मतलब वो दूसरे का पक्ष नहीं समझ पा रहा, वो सोचता है जो चीज मेरी फेवरेट है वो सबकी फेवरेट है, जिस चीज को मैं पसंद नहीं करता उसको कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया रजनी शर्मा जी, बताइए बी ऑप्शन।
प्री ऑपरेशनल, बिल्कुल सही है। यही तो ईगोसेंट्रिज्म की उम्र है ना। ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रता, यानी खुद को सेंटर में रख के देखता है, वो दुनिया का सेंटर खुद को समझता है। 2 से 7 वर्ष की उम्र है। पोस्ट कन्वेंशनल ये क्या है, ये तो कोहलबर्ग की एजेस हो गई। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तो उसमें क्या आ गया, लॉजिक आ गया, तो अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेगा। फॉर्मल ऑपरेशनल तो और आगे की बात हो गई। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, बताइएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर, यानी रचनावादी शिक्षक की विशेषता क्या होगी। रचनावादी, अभी इसी का हम इंतजार कर रहे थे कि हम पढ़ें रचनावाद क्या होता है। हालांकि आप कोशिश कीजिए जवाब देने की, सही दे रहे हैं ज्यादातर लोग। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये वर्ड ही बने कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन वो नहीं जो आपके घर के बराबर में बिल्डिंग हो रही है, वो भी कंस्ट्रक्शन है एक तरह का, बट यहाँ नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है कि ज्ञान का सृजन कैसे किया जाए, नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग कहते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के, सक्रिय भागीदारी के साथ बच्चे की, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये। अगर हम बात करें तो ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर है, जो रचनावादी टीचर है, वो चाहेगा कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, है ना। तो बिल्डिंग लेसन्स अराउंड वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं अमूर्त। अगर एब्स्ट्रैक्ट चीजों के अराउंड आप लेसन प्लानिंग करने लग जाएंगे तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा, है ना। फिर तो आप अमूर्त चीजों पे बात कर रहे हैं। और जो बच्चे को, जबकि आपको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेके जाना होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाना होता है, सरल से सोना सरल से जटिल की ओर लेके जाते हैं बच्चे को, उसको जटिल से सरल नहीं लाते। और एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है, अमूर्त विचार, कॉम्प्लेक्स चीज है, जटिल है, ये पहले सरल चीज कराएंगे। सरल क्या है, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या है, जिसको टच और फील किया जा सके। भाई मैं आइडियाज की बात तब करूं, पहले मुझे टच फील करके पता तो लग जाए, तभी तो हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को अगर कुछ दिखा दिया, एक पिक्चर दिखा दी, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, तो स्कीमा की अगर पिक्चर दिखा दूं तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। हालांकि आप अभी उस लेवल पे हैं कि भाषा के थ्रू भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझ जाएंगे। पोजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली, यानी अकेले हल करने के लिए, स्वयं से हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। जिसमें बच्चा एक्टिव है वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। सबसे ज्यादा एक्टिव कहां होगा कि आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट चीजों के अराउंड लेसन बिल्ड करने को दे दिया। असेसिंग लर्निंग बेस्ड ऑन मिड टर्म एग्जाम्स, एग्जाम्स पे नहीं, कंस्ट्रक्शन पे, बच्चे की एक्टिविटी पे बेस्ड होगा। कंडक्टिंग एक्टिविटीज दैट चैलेंज स्टूडेंट्स अजम्पशंस, यानी ऐसी गतिविधियां जो बच्चे ने जो अज्यूम किया हुआ है उसको चैलेंज करती हैं। देखिए चैलेंज करने से ज्यादा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। तो क्या होगा, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है बात। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर हो तो आप बता सकते हैं। आज इतना ही नहीं रखेंगे, इसके आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, है ना। तबीयत आज भी थोड़ी सी ढीली है बट चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, असर्शन यानी कथन और रीजन यानी इसका कारण या तर्क। सरला एक 6 साल की बच्ची कैन नॉट डू टास्क ऑफ कंजर्वेशन एंड सीरिएशन, यानी संरक्षण वाले टास्क जिसमें उसको ये देखना हो कि क्वांटिटी चेंज होने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, शेप और साइज के बदलने से, यानी आकार प्रकार के बदलने से क्वांटिटी या अमाउंट या जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। ये बात अगर समझ, मतलब एक 6 वर्ष की बच्ची है जो ये वाले काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि 6 वर्ष की है इसलिए नहीं कर पा रही है ना, नहीं कर सकती। सरला संरक्षण और क्रमांकन, भाई हमें पता है सीसीएस कब आता है, कंजर्वेशन और सीरिएशन कब आता है, 7 से 11 वर्ष में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है, और सरला है 6 साल की, तो स्वाभाविक है कि नहीं कर पा रही होगी, है ना। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी मिल जाएंगे जो कर लेंगे इस उम्र में कोई काम, वो डिपेंड करेगा उनको माहौल कैसा मिला है, उनको ट्रेनिंग कैसी मिली है, बट वो प्याजे के क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे फिर, ठीक है ना। फिर आता है इसका तर्क, चिल्ड्रन इन प्री कॉन्क्रीट स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी प्री कॉन्क्रीट स्टेज कह लीजिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों को जो विचार होते हैं उनके मल्टीपल एस्पेक्ट समझने में दिक्कत होती है। मल्टीपल एस्पेक्ट समझने में दिक्कत होती है 2 से 7 वर्ष के बच्चों को, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि वो ईगो सेंट्रिक है ना। तो दोनों ही बातें सही तो है अपनी अपनी जगह। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बस ये देखना है कि ये रीजन सही है क्या इसका। तो सरला एक 6 साल की बच्ची है, कैन नॉट डू टास्क ऑफ कंजर्वेशन एंड सीरिएशन। देखिए कंजर्वेशन के टास्क में चीजें रिवर्स करनी होती हैं दिमाग में, है ना, रिवर्सिबिलिटी भी चाहिए होती है, सीरिएशन में भी रिवर्सिबिलिटी चाहिए होती है।
तो बात तो सही है। चिल्ड्रन इन प्री कॉन्क्रीट स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसीडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। भैया कई सारे एस्पेक्ट नहीं देख पाते इस उम्र के बच्चे, 2 से 6 वर्ष के बच्चे, इसी को प्री कॉन्क्रीट कहा है, इसलिए सीरिएशन के काम नहीं कर पा रहे, इसलिए कंजर्वेशन नहीं कर पा रही। बात तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कब का है? 18 जनवरी का, अभी 2023 में हुए ऑनलाइन एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है। सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो आप कर दीजिएगा। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, अपना रखिए ध्यान और अपने साथ बने रहिए, मेहनत कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए ताकि समाज को बेहतर बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, अब आप अपने घर जा सकते हैं। 30 नहीं, आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, हम डेली 30 करते हैं तो इसलिए मुझे वही याद था, है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे। 17 आउट ऑफ 20, 19, 16। थैंक यू सो मच, थैंक यू यार।